नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं जया सिन्हा। देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। न्यूज पंच में सिर्फ खबर नहीं बल्कि होगी खबर की पूरी पड़ताल। तथ्यों और आंकड़ों के जरिए आपको समझाएंगे खबर का हर एक बिंदु। साथ ही ग्राउंड जीरो पर मौजूद अपनी टीम से जानेंगे एक एक अपडेट। तो होगी हर खबर पर पैनी नजर। आइए न्यूज पंच में सबसे पहले इस वक्त की टॉप लाइन। इजराइल ने फिर बरसाए बम। मध्य पूर्व के हालात इस वक्त तेजी से बदल रहे हैं। इजराइल ने तेहरान के बड़े तेल डिपो पर किया है हमला। रिफाइनरी में लगी है भयानक आग। हर तरफ से धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। क्या कुछ होगा इस वक्त का अपडेट और क्या किस तरह की सुलह होती है, देखने वाली बात होगी। निशांत का मिशन बिहार। आज जेडीयू ज्वाइन करेंगे नीतीश के बेटे निशांत और फिर शुरू होगी उनकी मिशन बिहार यात्रा। क्या एक नए अध्याय की शुरुआत है? क्या युवा कमान को मिलने जा रही है पार्टी की कमान? देखते हैं। बालेन ले गर्दा उड़ायो। जी हां, नेपाल में लेफ्ट पार्टियों की छुट्टी। नेपाल में बालेन शाह की पार्टी की सुनामी में दिग्गज बह गए हैं। तो ये जो गर्दा जो उड़ा है बालेन शाह का, इसको क्या मायने हैं और युवा पीढ़ी और साथ ही नेपाल की जनता क्या इसको कैसे सेलिब्रेट कर रही है? क्या है इस जीत के मायने, जानेंगे न्यूज पंच में। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले इस वर्ष की जिस तरह से इस वर्ष सबसे ज्यादा जो ये संघर्ष हो रहा है उसको लेकर क्या कुछ अपडेट आ रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इजराइल, ईरान और इराक की भी, इसमें जो खाड़ी देश भी शामिल हो गए हैं। इजराइल, ईरान और अमेरिका की इस जंग में, जी हाँ, जंग के 9 दिन हो चुके हैं। ईरान और इजराइल, यूएस, कौन किस पर भारी पड़ रहा है, इसको लेकर लगातार अपडेट आ रहे हैं। ईरान के राष्ट्रपति ने कल घोषणा की कि ईरान अब किसी भी पड़ोसी देश पर हमला नहीं करेगा जब तक कि ईरान पर होने वाला हमला उसी देश की जमीन से ना किया जाए। लेकिन ईरान की ओर से लगातार बहरीन, कुवैत, कतर, सऊदी अरब, यूएई और जॉर्डन की दिशा में मिसाइलें और ड्रोन भेजे गए हैं। कई देशों ने अपने अपने एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय कर लिए हैं। पूरे मिडिल ईस्ट में इस वक्त अलर्ट जारी है, यानी कि इजराइल फिर बम भी बरसा रहा है ईरान पर। और जो ईरान के तेल डिपो में जो आग लगी है इस वक्त, उसका धुआं आप देख सकते हैं किस तरह से उड़ रहा है। तो क्या हार मानेगा ईरान? क्या घुटने टेकेगा ईरान? क्या जिस तरह से अमेरिका ने कहा है कि वो ईरान को खत्म कर देगा और तबाह होगा ईरान, क्या ऐसी कोई तस्वीर बनती नजर आ रही है? फिलहाल इजराइल का अब तक का सबसे बड़ा हमला यहां पर तेहरान पर हुआ है, जहां उसने एयर स्ट्राइक की है। ईरान के तेल डिपो को उसने तबाह कर दिया है। ये बहुत बड़ी खबर है। करज समेत 3 इलाकों में हमला हुआ है। आईडीएफ का एक्सपोज में दावा यह किया गया है कि कैसे आईडीएफ ने इस बात का दावा किया है कि ईरान के आईआरजीसी के कई तेल भंडार यहां पर पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं और ये बहुत बड़ा झटका है तेहरान के लिए। साथ ही जिस तरह से बैलिस्टिक मिसाइल भी ठिकाने भी तबाह हुए हैं, क्या ये तस्वीरें सच बयां कर रही हैं? क्या ये तस्वीरें ईरान की इस वक्त की असली हालात को बयां कर रही हैं? ईरान के लॉजिस्टिक क्षमता कमजोर करना मकसद था यहां पर अमेरिका और इजराइल का, जो कहीं उन्होंने कर दिखाया है। बेरूत के होटल पर भी इजरायली हमला हुआ है और हमले में फिलहाल 4 लोगों की मौत यहां पर हुई है। ईरान जिस तरह से ये बात कह रहा है कि लगातार आम नागरिक यानी कि सिविलियंस को निशाना बनाया जा रहा है, वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और इसको रोकना चाहिए। और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को लेकर भी उसने इस पर सवाल उठाने की बात की है। आइए अब आपको दिखाते हैं कि इजराइल के ईरान पर कैसे नॉन स्टॉप हमले किए हैं। नॉन स्टॉप यहां पर मिसाइलें दागी गई हैं। लगातार यहां पर तेहरान पर हमला हो रहा है। हमलों के दृश्य आप देख सकते हैं, जिसमें ईरान की लाइफलाइन कही जाने वाले कई ऑयल डिपो को तबाह कर दिया गया है। इस पर डोनाल्ड ट्रंप का भी बयान आया है कि कैसे उन्होंने तेल पर हमला किया है। ईरान की लाइफलाइन माने जाते हैं ये ऑयल डिपो, और यहां पर सीधे इजराइल ने मिसाइल दागे हैं। तो यूएस इजराइल का महाप्रहार यहां पर तेहरान पर है। इजराइल के नॉन स्टॉप हमलों में इस वक्त ईरान की हर जगह से धुएं के गुब्बार उड़ते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही जिस तरह से खाड़ी देशों को लेकर पहले ईरान ने माफी मांगी थी, अब उसको भी वो थमने से इंकार कर दिया है। लगातार ईरान की तरफ से भी पलटवार किया जा रहा है और मिसाइल दागे जा रहे हैं, ड्रोन हमले किए जा रहे हैं खाड़ी देशों पर भी। साफ तौर पर जिस तरह से इस वक्त पूरा मिडिल ईस्ट इस संघर्ष की चपेट में आ गया है, वो देखने वाली बात है। तो यहां पर नहीं थमा है खाड़ी देशों पर हमला तेहरान का। ईरान का खाड़ी देशों पर ताबड़तोड़ अटैक जारी है। माफी मांगने के बाद भी उसने हमले किए हैं। देर रात निशाने पर सऊदी अरब, यूएई और कतर।
रहे। मिसाइल और ड्रोन से यहां पर हमले किए गए। पिछले एक हफ्ते में कई बार वो बना चुका है निशाना, क्योंकि उसने कहा है कि जहां जहां अमेरिकन बेसेस हैं वहां वो सीधे उन पर हिट करेगा। ईरान राष्ट्रपति के संबोधन के बाद भी नहीं थमे हमलों के लिए पेजेकिशियन ने माफी मांगी थी और इसके बावजूद ईरान ने हमले किए हैं। ईरान सीधे उन अमेरिकन बेसों को निशाना बना रहा है जो खाड़ी देशों में स्थित है। कहां से मिल रही है उसे एग्जैक्ट लोकेशन, कहां से उसे मिल रहा है समर्थन और इन अमेरिकी बेसिस के बारे में जानकारी, ये सवाल भी इस वक्त एक्सपर्ट्स पूछ रहे हैं। लंबी जंग को तैयार है ईरान। जो पहला कैलकुलेशन की जा रही थी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आया था कि वो कुछ ही मिनटों में और एक दिन में ईरान को नेस्तनाबूद कर देंगे, कहीं वो दावा खोखला साबित हो रहा है, क्योंकि यहां पर ईरान घुटने टेकने को तैयार नहीं है। मिडिल ईस्ट संघर्ष पर ईरान का बड़ा दावा है। क्रांतिकारी ग्राज प्रवक्ता का इंटरव्यू में यह बयान है कि अभी वो थकेगा नहीं, झुकेगा नहीं। यूएस इजराइल के खिलाफ लड़ने में पूरी तरह से वो सक्षम है। तो यहां पर चंद्रशेखर जोशी इस वक्त हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आइए सीधे रुक करते हैं चंद्रशेखर जोशी का। चंद्रशेखर, लगातार पहले बात करते हैं, जो सबसे भयावह तस्वीरें आ रही हैं, जो धुएं का गुब्बार उड़ रहा है, जो तेल डिपो को निशाना बनाया है इजराइल ने, इस वक्त ईरान किस स्थिति में नजर आ रहा है? घुटने टेकता हुआ और पूरी तरह से तबाह ईरान को करने का जो खबर और दावे इस वक्त आ रहे हैं, कितनी सच्चाई है उसमें? बिल्कुल, देखिए तेहरान में अमेरिका और इजराइल की ओर से जो वहां पर तेल डिपो है और ऑयल रिफाइनरी है उस पर हमला किया गया है और साथ ही साथ ईरान की ओर से भी लगातार जो खाड़ी देश हैं जहां पर खाड़ी देशों में जो यूएस के एसेट्स हैं, साथ ही साथ इजराइल में मिसाइल और ड्रोन भेजने का लगातार ईरान की ओर से भी ये खबरें आ रही हैं। अभी कुछ ही देर पहले आईआरजीसी ने कहा कि उसने 27वीं वेट छोड़ी है खाड़ी के देशों में जहां अमेरिकी एसेट्स हैं और साथ ही साथ इजराइल के ऊपर, और इन सभी देशों में इसको इंटरसेप्ट भी किया गया। हालांकि कुछ ऐसी खबर मिल रही है कि कुवैत में जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहां पर एक ड्रोन हमला करने में वहां पर कामयाब हो गया। वहां पर जो ऑयल डिपो था उसमें आग लग गई है और साथ ही साथ ये भी खबर है कि कुवैत की ओर से बताया गया है कुवैत के 3 बॉर्डर गार्ड्स मारे गए हैं अभी कुछ देर पहले। हालांकि ये नहीं बताया गया है कि किन हालात में ये सब मारे गए हैं, लेकिन ये माना जा रहा है कि कहीं न कहीं ये ईरानी ड्रोन हमले का ही ये एक नतीजा हो सकता है। तो कुल मिलाकर हालात इस वक्त बड़े ही चिंताजनक बने हुए हैं, खासकर जो ईरान के अंदर में जिस तरह से ऑयल डिपो को निशाना बनाया गया है, उसके अलावा रिफाइनरी को निशाना बनाया गया है। और साथ ही साथ ईरान ये आरोप लगा रहा है कि अमेरिका और इजराइल ने एक जो ईरान का वाटर डिसैलिनेशन प्लांट था उस पर हमला किया है। 30 गांवों में जो पीने के पानी की व्यवस्था है वो खत्म हो गई है, ये ईरान का दावा है। और ईरान लगातार कह रहा है कि वो बदले की कार्रवाई करेगा और कर भी रहा है। तो ऐसे में अगर ईरान खाड़ी के देशों में या इजराइल में जो डिसैलिनेशन प्लांट है, ये एक चिंता है कि कहीं ईरान भी जो दूसरे देश हैं उनके जो वाटर डिसैलिनेशन प्लांट है उस पर हमला न कर दें, क्योंकि खाड़ी के देश जो हैं वो पूरी तरह से अपने पानी के लिए इन्हीं प्लांट्स पे जो प्लांट हैं वाटर डिसैलिनेशन प्लांट हैं उन पर निर्भर रहते हैं। तो ये एक चिंता का विषय बना हुआ है। और दूसरी ओर अगर ईरान भी बदले की कार्रवाई के तहत खाड़ी के देशों में या इजराइल में जो एनर्जी के इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, तेल के डिपो हैं, रिफाइनरी हैं, उनमें हमला करना शुरू कर देता है तो ये हालात और खराब हो सकते हैं। हालांकि जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं उनका कहना है कि अभी ये युद्ध कुछ दिनों और खींचेगा। वो कहते हैं कि जो ईरान की पूरी जो लीडरशिप है जो इस समय पे लीड कर बिल्कुल, रही और है जहां पर चंद्रशेखर जोशी, तेल तो तेल, अब पानी पर भी खतरा होता हुआ साफ नजर आ रहा है। और जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि बहुत जल्द हार माने ईरान, और वहीं पे ईरान की तरफ से ये पलटवार में कहा गया है कि अभी ये संघर्ष लंबा खिंचने वाला है, तो ऐसे में चिंता और बढ़ती भी। बिल्कुल, देखिए अमेरिका में भी जो एक खबर आ रही है अभी विभिन्न समाचार माध्यमों के जरिए, जो अमेरिका में 28 जो फरवरी को हमला किया था अमेरिका ने ईरान के ऊपर, इजराइल और अमेरिका ने, उसके बाद वहां पर जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई है उसके अनुसार भी ये कहा जा रहा है कि हवाई हमले से ईरान के अंदर में सत्ता परिवर्तन हो जाएगा, ईरान की पूरी लीडरशिप खत्म हो जाएगी, ये संभावना नहीं है। और साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि इस इंटेलिजेंस रिपोर्ट में कहा गया है कि ये इन हालातों में जिस तरह से ये युद्ध चल रहा है, कम से कम 6 महीने इस युद्ध को खींचने की क्षमता ईरान रखता है। तो ये हालात काफी इस वक्त चिंताजनक बने हुए हैं। कोई बातचीत का कोई संकेत नहीं मिल रहा है और दोनों ओर से वार और पलटवार का सिलसिला जारी है।
ईरान पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं इजराइल और अमेरिका, तो वहीं ईरान भी मिसाइल और ड्रोन दाग रहा है। हालांकि इसमें से अधिकतर को इंटरसेप्ट कर दिया जा रहा है, लेकिन कुछ जैसे यूएई में जो वहां पर अल दफ्रा एयरबेस है अमेरिका का, वहां पर कल कुछ नुकसान हुआ है। उसके अलावा कतर में जो अमेरिका का एयरबेस है अली अल सलेम, वहां पर भी कल कुछ नुकसान हुआ है। और अभी खबर आ रही है बिल्कुल, कतर तो में नुकसान की, एयरपोर्ट है। आगजनी की, तबाही की तस्वीरें लगातार दिल दहला रही हैं और ये संघर्ष अभी फिलहाल थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर जोशी इस अपडेट के साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर युद्ध का 9वां दिन, लेकिन तबाही और मिसाइलों का अटैक जारी। फिलहाल रुकेंगे न्यूज पंच में एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं, बने रहिए हमारे साथ। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स एक। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। गांव में आया नया हीरो, खरपतवार का डर हुआ जीरो। अब खेती का काम होगा खास, जब ये सुपरस्टार होगा हर किसान के पास। गांव का सुपरस्टार स्टील MH210 पावर वीडर। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। मेरा बेटा ईशान डॉक्टर बनेगा, डॉक्टर। मेरा ईशान तो साइंटिस्ट बनेगा। अब ये ईशान क्या बनेगा? ईशान कुछ भी बने, उसके साथ हमेशा है LIC की अमृत बाल चिल्ड्रन पॉलिसी। बड़े सपनों का रखे ख्याल। ब्रेक के बाद स्वागत है और आइए रुक करते हैं बिहार का। बिहार की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत होने जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की चर्चाओं के बीच उनके बेटे निशांत कुमार आज जदयू की सदस्यता ग्रहण करेंगे। पटना स्थित पार्टी के प्रदेश कार्यालय में उनके भव्य स्वागत की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और इस मौके पर जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा और केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह सहित जदयू के सभी वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि निशांत को नई सरकार में कोई बड़ा पद दिया जा सकता है। बात मुख्यमंत्री बनने की तो नहीं, लेकिन उप मुख्यमंत्री तक तो चल रही है। साथ ही कोई और विभाग भी दिया जा सकता है। और इससे पहले कल निशांत कुमार ने जदयू कार्यालय में पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया। बताया जा रहा है कि पार्टी ज्वाइन करने के बाद निशांत जल्द ही बिहार के अलग अलग क्षेत्रों में व्यापक दौरे पर भी निकलेंगे। आइए जानते हैं बिहार में नए अध्याय की कहानी कैसे आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। अगर हम बात करें तो निशांत की सियासी पारी, निशांत ले रहे हैं जेडीयू की सदस्यता, यानी कि आज डेब्यू करने जा रहे हैं। सदस्यता के साथ निशांत की सियासी पारी शुरू हो जाएगी। जेडीयू कार्यकर्ताओं की लंबे समय से मांग थी ऐसी, और कल जेडीयू नेताओं की मीटिंग में भी वो नजर आए थे। संजय झा की मौजूदगी में ये बैठक हुई थी और निशांत पिता नीतीश की तरह बिहार की पदयात्रा करते हुए नजर आएंगे। बिहार के लोगों से करेंगे इस बातचीत, उनसे करेंगे संवाद और कैसे वो पिता की विरासत को आगे बढ़ाएंगे, ये नजर होंगी सबकी। सीएम नीतीश ने 16 बार बिहार की यात्रा की है, तो अपने पिता के पदचिन्हों पर चलते हुए वो अपनी शुरुआत करने जा रहे हैं। लेकिन अब तक वो राजनीति से दूर रहे हैं। 20 जुलाई 1975 को निशांत का जन्म हुआ और किस तरह से उनकी कहानी आगे बढ़ी आइए आपको बताते हैं। पटना के सेंट कैरवन स्कूल से शुरुआत की उन्होंने पढ़ाई की है और केंद्रीय विद्यालय से उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण की है। मसूरी के मानव भारती इंटरनेशनल स्कूल से उन्होंने 12वीं की और उसके बाद 12वीं की पढ़ाई करने के बाद वो VIT मेस्ट्रा रांची से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की भी उन्होंने डिग्री हासिल की। काफी शांत रहते हैं, लो प्रोफाइल रहते हैं, तो जो उनका व्यक्तित्व है इसी रूप में उसकी पहचान की गई है। आध्यात्म में उनकी गहरी रुचि है और इसीलिए आध्यात्म से काफी जुड़े हुए हैं और लंबे समय तक राजनीति और मीडिया से दूर भी रहे हैं। अब ऐसे में जब वो यहाँ पर पदार्पण कर रहे हैं
और कैसे उनकी राजनीति की एक नई पारी की शुरुआत हो रही है। देखना है क्या कुछ इसका निकल कर आता है। फिलहाल जुड़ते हैं पटना से मधुरेश नारायण हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आइए सीधे रुख करते हैं मधुरेश का। मधुरेश, सदस्यता के बाद वे जनसंपर्क के लिए बिहार यात्रा पर निकलेंगे। क्या कुछ इस वक्त कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या पार्टी की कमान युवा पीढ़ी को देने की तैयारी है? तो देखिए, जिस तरीके से अगर हम एनडीए की जो सबसे बड़ी वर्तमान में सहयोगी दल है वो बीजेपी है। बीजेपी कंप्लीट अपने आप को एक जनरेशनल शिफ्ट की तरफ लेके जा रही है। इसी तरह का जनरेशनल शिफ्ट अब हमें जदयू में भी देखने को मिल रहा है। लोजपा रामविलास में चिराग पासवान खुद युवा है और वो तो निश्चित रूप से एक नए जनरेशन के व्यक्ति है। तो जो जनरेशनल शिफ्ट है वो एनडीए के सारे सहयोगी दलों में देखने को मिल रहा है। ऐसा ही शिफ्ट अब जदयू में भी देखने को मिल रहा है। एक बात ये तय है कि निशांत कुमार अपने पिता के साथ लंबे वक्त से राजनीति को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन अब बड़ी बात ये है कि अब वो खुद एक्टिव मोड में आज से आने जा रहे हैं। आज दोपहर 1 बजे वो पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। इसके बाद बताया जा रहा है कि उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। जो प्रयास लगाए जा रहे हैं, जो चर्चा चल रही है कि उन्हें डिप्टी सीएम का पद दिया जा सकता है। इसके साथ ही कोई एक महत्वपूर्ण विभाग भी उनको दिया जा सकता है। लेकिन निशांत का कहना यह है कि इससे पहले कि वो एक पद को संभाले और एक विभाग को संभाले, वो चाहते हैं कि एक बार वो जनता के बीच जाए, जनता के बीच जाकर के सीधे संवाद करें। हालांकि जिस तरीके से उनके पिता लगातार संवाद करते रहे और संवाद के बाद बड़े आउटकम भी हमें देखने को मिला है। नीतीश कुमार जब भी यात्रा पे गए, 16 बार यात्रा पे गए, जितनी बार वो यात्रा पे गए हैं, लौट करके बड़े बड़े उन्होंने फैसले लिए। चाहे शराबबंदी की बात हो, चाहे जीविका दीदी के गठन की बात हो, या फिर जीविका दीदी को सीधे रोजगार से जोड़ने के लिए ऋण या अनुदान देने की बात हो, तो तमाम चीजें जो हैं वो नीतीश कुमार ने जो बड़े फैसले किए हैं वो यात्रा के बाद लिए हैं। ऐसे बिल्कुल, तो उसी राह पर चलते हुए साफ तौर पर उनके बेटे भी नजर आ रहे हैं। मधुरेश, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो देखना होगा क्या कुछ चुनौती यहाँ पर निशांत के सामने आती है, क्योंकि काफी लो प्रोफाइल रहते हैं, काफी शांत व्यक्तित्व के हैं, फिलहाल लोगों के बीच जा रहे हैं, जो अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मधुरेश फिलहाल जुड़ने के लिए जानकारी के साथ। और आइए अब बात करते हैं नेपाल की। नेपाल में जिस तरह से लेफ्ट पार्टियों की छुट्टी हुई है वो इस वक्त खबर बनी हुई है। नेपाल में शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हो गए हैं और नेपाल में बालेन शाह की पार्टी की सुनामी ने इस वक्त दिग्गजों को ढा दिया है, उसकी दिग्गज बह गए हैं। रैपर से नेता बने बालेन शाह नेपाल के नए प्रधानमंत्री बनने की राह पर अग्रसर हैं। सिर्फ 35 साल के बालेन शाह ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है और कई साल से नेपाल के हिप हॉप संगीत जगत के काफी लोकप्रिय सदस्य रहे हैं। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी यानी कि आरएसपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। सिर्फ 4 साल पुरानी पार्टी ने सभी को यहां पर चित कर दिया है। तो बालेन की आंधी में यहां पर उड़े हैं ओली, और किस तरह से नेपाल की राजनीति में किस तरह से एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है, ये इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है। बालेन शाह की फिलहाल शानदार जीत हुई है। नेपाल चुनाव में इतिहास रच दिया है उनकी पार्टी ने। झापा 5 सीट से दर्ज की है और बड़ी जीत, यहाँ पर 4 बार के पीएम ओली को यहाँ पर हराया है बालेन शाह ने, यानी कि जायंट किलर के रूप में मशहूर हो रहे हैं। 50,000 वोटों से यहाँ पर उन्होंने हरा दिया और प्रधानमंत्री बनने की दौड़ में सबसे आगे चल रहे हैं। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी को यहाँ पर बहुमत मिला है। आरएसपी ने काफी शानदार प्रचंड जीत हासिल की है और आरएसपी की कई सीटों पर जीत और बढ़त के बाद बात हो रही है, क्योंकि फिलहाल अभी मतगणना जारी है। वहां पर समय लगता है, नेपाल में पहाड़ी इलाके हैं, काफी दूर दूर से उनके बैलेट पेपर आते हैं और इसीलिए थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन फिलहाल अब तक जिस तरह के आंकड़े सामने आए, ऐसे में आरएसपी की प्रचंड जीत हुई है, आरएसपी की धमाकेदार जीत हुई है। इस नेपाल में आरएसपी की लहर में 2/3 से अधिक बहुमत की ओर है और 165 में से 125 सीट पर यहां पर जीत और बढ़त बनाए हुए हैं। दूसरे स्थान पर है नेपाली कांग्रेस। ओली की सीपीएन यूएमएल पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी बन गई है और कई सीटों पर अभी भी कड़ी टक्कर यहां पर दे रही है सिर्फ 4 साल पुरानी ये आरएसपी। रैपर टू पीएम इस नाम से काफी मशहूर हो रहे हैं बालेन शाह, इंजीनियर, रैपर और अब प्रधानमंत्री नेपाल के।
बालेन शाह का 27 अप्रैल 1990 काठमांडू में वो जन्म हुआ था। उनकी कहानी इस वक्त आप तमाम जगह देख सकते हैं। कर्नाटक की VTU से उन्होंने पढ़ाई की है, यानी कि भारत से जो उनका कनेक्ट है वो भी साफ तौर पर नजर आ रहा है। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में उन्होंने मास्टर्स किया है। इंजीनियरिंग के बाद संगीत को अपना करियर उन्होंने बनाया, यानी कि म्यूजिक से जुड़ गए। रैपर के तौर पर बहुत शोहरत बटोरी, लोकप्रिय हुए और 2022 में नेपाल की राजनीति में उन्होंने मार दी एंट्री। काठमांडू के बने 15वें मेयर, तब भी उस वक्त भी सुर्खियों में आए थे और जेनजी प्रदर्शन के बाद तो उनकी लोकप्रियता का ग्राफ बढ़ता चला गया और उसके बाद राष्ट्रीय राजनीति का उन्होंने रुख किया। संवाददाता सिद्धार्थ भारद्वाज इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जानकारी के साथ। सिद्धार्थ, सबसे पहले रामरो छा कस्तो छा जीतेगा छन? हाँ, यहाँ पर जिस तरह से नेपाल में बालेन शाह का जलवा दिख रहा है, साफ तौर पर कह सकते हैं कि जेन जी की जीत हुई है। बिल्कुल जया, देखिए जेनजी की जीत हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरीके से नतीजे सामने आ रहे हैं, बालेंद्र शाह आरएसपी 106 सीटें तो पहले ले चुकी है, बाकी और 18 पर लीड कर रही है। तो देखिए जब नतीजे और सामने आएंगे और क्लियर हो जाएगा कि अब कितनी सीटें आरएसपी के खाते में आएंगी। लेकिन एक बात यहां साफ तौर पर तय है कि जेनजी ने अपना जनादेश राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी को और बालेंद्र शाह को दिया है। देखिए जिस तरीके से यहां पर जेनजी आंदोलन हुआ था पिछले साल सितंबर में, उसने पूरे देश को, पूरे नेपाल को हिला दिया था। जब जेनजी यूनाइट हुए थे, उन्होंने कहा कि वो एक कारण के लिए यूनाइट हुए हैं। उन्हें चाहिए थी पारदर्शिता, उन्हें चाहिए था सुशासन, उन्हें चाहिए था कि जो अगली सरकार आए वो जेनजी के लिए, युवाओं के लिए बहुत सारे अवसर लेकर आए, ताकि युवाओं को बाहर पढ़ाई करने के लिए, नौकरी करने के लिए ना जाना पड़े और वो अपने ही देश में रहकर नौकरी करें, पढ़ाई करें, अपने परिवार का ध्यान रखें। तो इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए हम पहले ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहां पर दोनों पार्टियों का दबदबा है। देखिए जब ये चुनाव शुरू हुए थे जया, तो ये जो लड़ाई थी वो थी ओल्ड ट्रेडिशनल पार्टीज के और नई पार्टी के और कैंडिडेट्स के बीच में। लेकिन जब यहां पर नतीजे आए हैं तो साफ तौर पर दिखाई देता है कि किस तरह जेनजी आंदोलन का इंपैक्ट इन चुनावों पर हुआ है और राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी अब विजय की ओर आगे बढ़ रही है। देखिए 106 सीट पहले ले चुकी, 18 पर लीड कर रही है। तो क्या कुछ होगा, कितनी सीट आएगी, वो तो नतीजों के बाद ही पता चलेगा। लेकिन राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं और जो सपोर्टर हैं, जो मतदाता हैं, उन्होंने जश्न मनाना पूरे नेपाल में चालू कर दिया है। और सिद्धार्थ, जिस तरह से ओली ने भी उनको बधाई दी और कहा कि जीत के लिए बधाई, अब 5 साल अच्छे से निकालना, ये चुनौती भी रख दी यहाँ पर बालेन शाह के आगे। उसको किस तरह से ले रहे हैं इस वक्त बालेन शाह? जी बिल्कुल, देखिए चुनौती तो है ही, क्योंकि अगर आप पार्टी में आएंगे तो आपको युवा और जेनजी को फोकस में रखना है, लेकिन साथ ही साथ और भी सारे एस्पेक्ट्स हैं जो कि आपको मद्देनजर रखने हैं अगर आप प्रधानमंत्री बनते हैं, क्योंकि सिर्फ जेनजी और युवाओं से काम नहीं चलेगा, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनको आपको कंसिडर करना पड़ेगा। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा बालेंद्र शाह के लिए अगर वो प्रधानमंत्री बनते हैं, जिसके कि पूरे पूरे आसार है। बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री बनना किसी देश का एक बहुत बड़ी बात होती है जया, और बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, जैसे कि विदेश नीति, आपको उस पर भी ध्यान देना है, आपके पड़ोसी देशों के साथ संबंध कैसे हैं। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कल जो है मतदाताओं को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि किस तरीके से जब वोट करने वहां गए हैं लोग, तो उस तरीके से उन्होंने बधाई दी। तो देखिए पड़ोसी देशों के साथ आपके किस तरीके से संबंध है और अन्य देशों के साथ आपके किस तरीके से संबंध है, क्या आपकी विदेश नीति रहेगी। प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठकर ये सब चीजें तय करना एक बहुत मुश्किल काम होता है और बहुत अहम काम भी। एट द सेम टाइम तो जहां पर इस सब की बात आती है जया, तो बहुत बहुत चैलेंज रहेगा। लेकिन 1-2 साल 3 साल में ये चैलेंज बहुत ज्यादा रहेगा। तो बिल्कुल, तो शुरुआती मुश्किल होगी, लेकिन फिलहाल जो पहला बड़ा पड़ाव था जेन-जी के विश्वास पर खरे उतरते हुए, यहां पर बालेन शाह ने पहली बाजी मार ली है। ऐतिहासिक जीत और कई दिग्गज धराशायी हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए सिद्धार्थ। तो यहाँ पर न्यूज पंच के सफर को यहीं खत्म करते हैं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। फिलहाल मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत, नमस्कार।